नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं नमस्कार। ओमकार चौधरी और मेरे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से और बाबा रामदास जी हिमाचल प्रदेश में हैं आजकल। दोनों का स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार। प्रणाम सर, जय श्री राम। तो जाड़े का सबसे ज्यादा मजा कौन ले रहा है बाबा जी? आप ले रहे हैं या वीरेंद्र जी आप ले रहे हैं? सर हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं। हम एकदम पहाड़ पे रहते हैं, एकदम जंगलों के बीच में। कम से कम हमारा AQI अच्छा है। हमारा AQI इस समय 350 के ऊपर है। लखनऊ का क्योंकि हजारों लोग ताप रहे हैं। कोई कोई कूड़ा जला रहा है, कोई प्लास्टिक जला रहा है, तो कोई बांस जला रहा है। जिसको जो मिल रहा है वो जला रहा हम्म। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है जहां हम बैठे हैं। यहाँ तो पोल्यूशन भी है, ठंड भी है और सुप्रीम कोर्ट भी काफी नाराज दिखाई दे रही है। है। तो आपके पास तो एयर प्यूरिफायर भी होगा। गरीबों के पास नहीं होता है भट्ट साहब, ये तो अमीरों का हाँ, मामला है। और हम मोदी लोग तो सरकार ने आम, इतना जुल्म किया है कि मनरेगा भी खत्म कर दी। तो आप जैसे गरीबों का क्या होगा? वही मैं कह रहा हूँ कि हम जैसे जो गरीब लोग हैं जो मजदूरी करते हैं रोजाना, उनका बुरा हाल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली के आसपास जो 9 टोल प्लाजा हैं उनको कुछ समय के लिए उनका वसूली का काम बंद करिए, क्योंकि वहां पर व्हीकल आते हैं, खड़े होते हैं, उससे भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये तो आपस में कुशल क्षेम हुई और जी। लोगों से भी एक अपील है कि आप लोग थोड़ा ठंड में अपना ख्याल रखिए। और एक अपील ये भी कि रात्रि के समय कमरे में अंगीठी जला करके मत सोइए, क्योंकि उससे ऑक्सीजन खत्म होती है। कई बार दम घुट करके लोगों के खत्म हो जाने की भी सूचनाएं अखबारों में हमने और आपने पढ़ी है। तो ऐसा खतरा बिल्कुल मत लीजिए। और अगर बिजली का आप गर्म करने के लिए कोई हीटर वगैरह लगा रहे हैं तो फिर अलग से एक बाल्टी पानी, गर्म ना हो, ठंडा हो, जो ऑक्सीजन पैदा करता रहे, वो भर के कमरे में रख लीजिए। तो इससे थोड़ी आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, बंद नहीं होगी पूरी तरीके से। तो थोड़े एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ताकि जो आप उपाय कर रहे हैं वो आपकी सांसों और ज़िंदगी पर ही भारी ना पड़ जाए। तो साहब किसने ई सिगरेट पी है संसद में, ये तो पता लग गया है। कीर्ति आजाद थे, उनका आज एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें वो अपनी मुट्ठी में ऐसे ई सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ देखते हुए कि कोई कैमरा मुझे कैद तो नहीं कर रहा है। ये पार्लियामेंट को कहां से कहां पहुंचा दिया है विपक्षी दलों के सदस्यों ने। बाबा जी कहां ले जाकर के छोड़ेंगे? और पार्लियामेंट को राजनीति का अखाड़ा क्यों बना करके रख दिया है? हर आदमी, किसी का मन आता है टेबल पर चढ़ करके नृत्य करना शुरू कर देता है, किसी का मन आता है प्ले कार्ड लेकर के संसद में घुस जाता है। संसद क्या हंगामों की या राजनीतिक जो दंगल है उसकी जगह है? सर देखिए, संसद का मजाक उड़ाने, संसद को अखाड़ा बनाने का की जो शुरुआत कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने की थी, ये और उसके बाद टीएमसी के सांसदों ने, स्पेशली महुआ मोइत्रा जैसे लोगों ने, सर ये उसी का अब और बिगड़ा हुआ स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है। तो राहुल गांधी का व्यवहार संसद में कैसा था? जो आदमी अपनी बहन की गाल पे ऐसे चिकोटी काट लेता है, जो आदमी आंख मार रहा है संसद में बैठ के, जो आदमी
जाके प्रधानमंत्री के गले पड़ जाता है, जो आदमी अपने सांसदों को इशारा कर रहा है कि हंगामा करो, वो आदमी संसद को कितना सीरियसली लेता होगा? जो आदमी बात बात में वॉकआउट करता है, जो आदमी संसद चलने नहीं दे रहा है पिछले पता नहीं कितने सालों से, संसद में इतने महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं वो बिना चर्चा के पास हो रहे हैं सर। और उसके बाद टीएमसी के सांसदों का आप देख लीजिए, टीएमसी के सांसद तो पहले भी संसद परिसर में, संसद के बाहर, चलिए उन्होंने कम से कम इतनी तो तमीज थी कि वो संसद से बाहर आके पीते थे, गलियारों में पीते थे टीएमसी के सांसद जो हैं वो। तो अब ये चोरी छिपे वहीं सुट्टे मार रहे हैं, उसको वेपिंग बोलते हैं। वो उसके अंदर मैंने अभी मुझे तो सर ये तक नहीं पता था कि ये ई सिगरेट होती क्या है, तो मैंने ना अभी जब आपने जब आज का टॉपिक भेजा तो मैंने उसको गूगल किया, तो उसके अंदर कोई बैटरी होती है, उसी से वो हीट जलाने का काम करता है, और लिक्विड वो होता है, वो वेपर्स है, वो इनहेल करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि ये इतने बड़े एडिक्ट हैं निकोटिन के, सिगरेट के, कि ये एक आध घंटा भी जो है बिना सिगरेट पिए, जैसे वो चेन स्मोकर्स होते हैं ना, ये 1 मिनट भी क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा था इस आदमी से कि ये संसद के अंदर सिगरेट पीने लग गया। अच्छा, उसके बाद हमें अपना वो भगवंत मान का याद कर लीजिए, जो आदमी सुबह दारू पी के संसद में चला आता था, उसके बगल के सांसदों ने कितनी बार कंप्लेंट किया कि ये इसके मुंह से बदबू आती है, मेरी सीट बदल दीजिए। तो सर ये संसद का मजाक, संसद को एक तो सीरियसली न लेना, संसद की कार्रवाइयों में भाग न लेना, संसद में अटेंडेंस इन लोगों की पुअर होना, ऐसे पता नहीं कितने सांसद इन्होंने जिंदगी में कभी कोई सवाल ही नहीं पूछा। भाई आपको सांसद बना के भेजा है तो आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाइए भाई, पर नहीं, ये अच्छा संसद में आते हैं सिर्फ मौज मस्ती करने आते हैं। सीरियसली कितने सांसदों को मैंने कितने सारे वीडियोस में सांसद की कार्रवाई के दौरान सोते हुए देखा है, दिल्ली में रहते हुए संसद में भाग नहीं लेते। तो सर ये तो संसद को तो इन लोगों ने मजाक बना ही रखा है, और इसकी तो जितनी मर्जी, जितनी कड़ी निंदा हो सकती है, बल्कि मैं तो कहता हूं विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिलना चाहिए सर, इस मुद्दे पर तो इनकी सदस्यता चली जानी चाहिए। और मुझे बताइए ना कि पार्टियां अपने सांसदों के व्यवहार को लेके कितनी संजीदा हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ममता बनर्जी ने दिया था। भाई जब वो महुआ मोइत्रा ने अपना पासवर्ड ही किसी वो अपने दुबई वाले यार दोस्त को दे दिया था, और वहां से वो लॉगिन करके उसका दुरुपयोग कर रहा था, उसकी सांसदी चली गई, इसके बावजूद दोबारा उसी महिला को सांसद बना के टीएमसी ने वापस भेज दिया ना इसी संसद में। क्या कर लिया हम लोगों ने? इससे समझ में आता है कि संसद को कितना सीरियसली लेने वाले लोग हैं। जी सर, आप पार्लियामेंट पार्लियामेंट को अखाड़ा क्यों बना दिया जाता है, और बार बार ये स्थितियां पैदा क्यों की जा रही है देश के सामने और सत्तारूढ़ दल के सामने? और बहाना क्या बनाया जाता है कि जी अरुण जेटली कह रहे थे कि ये भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, विरोध दर्ज करने का ये भी एक जरिया है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी किसी जमाने में कई दिन तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस इश्यू को लेकर के 13 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी, उसका बदला आप कई साल में निकालेंगे। 11.5 साल ये 2014 से यही कर रहे हैं। आप याद करिए, जुलाई 2024 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो सदन का पहला सत्र हुआ था, उसमें जब प्राइम मिनिस्टर उस चर्चा का जवाब दे रहे थे, तब कांग्रेस के सांसदों ने कितना शोर मचाया था, और उनकी सीट तक के आगे तक आ गए थे। और पीएम मोदी ने उसमें एक सांसद को अपना पानी का गिलास भी दे दिया था कि तुम बहुत थक गए होगे नारा लगा करके, तुमको प्यास लगाई होगी, और उसने पानी पिया भी था। और अभी जो बात आप कर रहे थे कीर्ति आजाद की, 2 सांसद हैं, एक कीर्ति आजाद और एक शत्रुघ्न सिन्हा, दोनों पहले बीजेपी में सांसद थे, और दोनों को ये लगता है कि वो बड़े महान नेता हैं और उनको बीजेपी में समुचित
सम्मान नहीं मिल रहा है। दोनों बागी हो गए और एक तो लगातार जो है पीएम को, बीजेपी को कोसते रहे, शत्रुघ्न सिन्हा, और दोनों जो है बीजेपी से बाहर चले गए और दोनों टीएमसी से एमपी हो गए। और ये वही शत्रुघ्न सिन्हा हैं जो एक बार पटना से इलेक्ट हुए थे और जब पार्टी से बाहर चले गए थे तो इन्होंने एक बार अपने बेटे को टिकट दिलवाया था, नितिन नवीन के खिलाफ, जो इस समय बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन नितिन नवीन चुनाव जीत गए थे और शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा चुनाव बुरी तरह हार गया था। तो ये लोग कुंठा के शिकार लोग हैं और इनके पास केवल बीजेपी के खिलाफ कुंठा भरी हुई है, कोई तर्क नहीं है। और ये लोग गुस्से में आकर के और अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। उसमें कीर्ति आजाद सबसे आगे है। और आज भी ये बोल रहे थे कि क्या अगर मैं कह दूं कि बीजेपी के सांसद जो है एमपी लैट फंड में 40% कमीशन लेते हैं तो मेरे पास सबूत होने चाहिए। तो ये लोग जो है टीएमसी में आने के बाद, तृणमूल कांग्रेस में आने के बाद ये राजनीतिक बियाबान में चले गए हैं। दे हैव गॉन इनटू पॉलिटिकल ऑब्लिवियन। ये कहीं इनका इनका नाम नहीं आता। और टीएमसी बंगालियों की पार्टी है और दोनों हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, दोनों बिहार के हैं। इनको कौन पूछेगा वहां पे? तो इनकी कुंठा अ, इस बात से कम हुई थी कि ये एमपी हो गए, दोबारा लोकसभा पहुंच गए। लेकिन कोई राजनीति में इनको भूमिका टीएमसी में न मिली है, न मिलेगी और न मिलने की कोई संभावना है। ये ये सांसद इलेक्ट हो गए, यही अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। जी बिल्कुल सही बात है। और ये जो हिजाब वाला मामला है उसको तूल क्यों दिया जा रहा है साहब, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों की? देखिए, बाबा जी। मैं एक बार बता दूं, अभी जी। अशोक गहलोत ने कुछ साल पहले एक महिला का घूंघट खोल लिया था, तब ये खबर नहीं बनी थी। लेकिन नीतीश कुमार ने एक लड़की से कहा ये हिजाब क्यों पहने हो, तो इसको जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और आज खबर आई है कि उस लड़की ने कहा है कि हम सरकारी नौकरी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार ने केवल ये बताया है कि जो नेहरू कम्युनिस्ट और जिहादी इकोसिस्टम ने जो पॉलिटिकली करेक्ट होने की जो रेखा खींची है, वो उसको नहीं मानते। बाबा जी। सर, मैं एक बात बताऊं, ये जो लोग उस लड़की का हिजाब खींचने पे सबसे ज्यादा हायतोबा मचा रहे हैं ना, मैंने डिम्पल यादव का भी बयान सुना है, मैंने अखिलेश यादव का भी बयान सुना है, मैंने इकरा हसन का भी बयान सुना है। सर, ये वही लोग हैं ना भट्ट साहब, ये वही लोग हैं ना जिनकी पार्टी ने जानलेवा हमला किया था बहन जी के ऊपर इसी गेस्ट हाउस में 1995 जून, और मैं उसका आई विटनेस हूं। जी। और दूसरी चीज, अगर वो तो किस्मत अच्छी थी कि बहन जी की जान बच गई और बहन जी के कपड़े तार तार कर दिए थे इन लोगों ने। ब्रह्मदत्त द्विवेदी बीजेपी के एमएलए थे फर्रुखाबाद के, और वो घुस गए थे और उसके बाद उन्होंने जाकर के पानी और नाश्ते की व्यवस्था की थी। उन्होंने जान बचाई थी ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने। वो जी। भीड़ में घुस गए थे अकेले और 4 लोगों के साथ। जबकि लखनऊ का एसपी सिटी और बड़े अधिकारी उस दिन उस समय मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में बहन जी पे हमला हुआ था। बहन जी के कपड़े फाड़ दिए गए थे, उनके साथ धक्का मुक्की की गई थी। उस वक्त अखिलेश यादव और डिम्पल ने एक बार भी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने और इन्होंने महिलाओं की इज्जत तार तार की और क्या। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, यही अखिलेश यादव, वो जो मौलाना ने जब डिम्पल के लिए बोला कि वहां नंगी बैठी थी, मतलब बहुत भद्दे शब्दों का प्रयोग किया था। तो एक बार भी समाजवादी पार्टी के किस नेता ने उस मौलाना का विरोध नहीं, वो किया? जिस एमपी की मस्जिद है जहां वो मौलवी है, मौलाना जी। मुहिबुल नदवी, उस तक ने हाँ। कंडेम नहीं किया उस मौलवी को जिसने डिम्पल यादव के बारे में भद्दा बयान दिया था। और पूरी पूरी समाजवादी पार्टी मुंह में दही जमा के आज तक बैठी हुई है। और अब जो है उसका हिजाब नीचे कर दिया तो इनको महिलाओं की इज्जत याद आ रही है। सर, इसी को कहते हैं वैचारिक दोगलापन। और आप महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं, आपकी पार्टी महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। ये वही मुलायम सिंह थे ना जो कहते थे कि अरे क्या हुआ, लड़के या लड़कों से गलती हो जाती है। हाँ, रेप केस में जिनका कन्विक्शन हुआ था बॉम्बे की सेशन कोर्ट से।
जी। वीरेंद्र जी, आज पी चिदम्बरम ने एक और बयान दिया है और मुझे ताज्जुब होता है। वो कह रहे हैं कि मनरेगा के योजना के नाम से गांधी जी को हटाने का मतलब है गांधी जी की फिर से हत्या। देखिए ऐसा है, कांग्रेस का डे वन से भारतीय जनसंघ की स्थापना काल से 50 के दशक में लेके आज तक ये विलाप जारी है कि ये और जब अटल जी 91 में इलेक्शन लड़ने आए थे लोकसभा का, 91, 96, 98, 99 और 2004, उन्होंने लगातार 5 इलेक्शन लड़े लखनऊ से और 5 इलेक्शन जीते। हर बार वो कांग्रेस अपने जो 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 उनका जो 7 सालों में जो उनकी डर्टी फाइल डिपार्टमेंट है, वो एक जुमला निकालते थे, गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये अटल जी के बारे में कहते थे कांग्रेस के लोग, बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आदमी के लिए। और फिर वो कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने 47 में माफी मांगी थी। ये उनका स्टॉक चार्ज था, ये लगातार वो जो है 15 साल तक दोहराते रहे। अटल जी ने कभी जवाब नहीं दिया, अपनी शालीनता को बनाए रखा। तो ये जो आज बोल रहे हैं, ये लोग और कांग्रेस अब तो इतनी ज्यादा यहाँ पे अनपढ़ों की भरमार हो गई है, ये लोग ये नहीं बता रहे हैं, इनका सारा फोकस केवल ये है कि मनरेगा के नाम से, योजना के नाम से गांधी का नाम गायब हो गया। ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि पिछले करीब 20 सालों में जो लूट हुई है जनता के पैसे की मनरेगा के नाम पर, यूपी में सीबीआई की जांच चल रही है, झारखंड में सीबीआई की जांच चल रही है, बंगाल में हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रोक रखा है, वो फर्जी जो है बने हैं मास्टर रोल। अब मनरेगा योजना में जो नेशनल लाइवलीहुड मिशन था, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, उसको दोनों का विलय कर दिया गया है। और अब इसमें जो है पहले 100% पैसा केंद्र दे रहा था, अब 60% केंद्र देगा, 40% राज्य लगाएंगे। अगर राज्य सरकारों को अपनी लोकप्रियता की चिंता होगी और जनता में अपनी साख बनानी होगी, तो वो इस स्कीम की बेहतर इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी के लिए कार्य करेंगे और पैसा लगाएंगे। अब इसमें जो है ठोस काम होगा, ये नहीं होगा खाली आपने मट्टी खोदी और आपने 2 फीट मट्टी खोदी और 200 फीट का जो है बिल बना दिया और जो है फर्जी जो है लेबरों की फौज बनाई और आपने जो है उसका वो पेमेंट करके दाहिने हाथ से बिल बनाया, बाएं हाथ से रिसीव कर लिया। अब जो है, जो भी इसके लाभार्थी होंगे, उनका पूरा डाटा होगा, पूरा पूरा रिकॉर्ड होगा, उनका पूरा जो है जो उनका आधार कार्ड होगा, उनकी पारिवारिक पूरी पृष्ठभूमि होगी, उनका पता होगा, ऑथेंटिकेटेड होगा और फिक्स एसेट क्रिएट किए जाएँगे। उसमें जो है जो गाँव में आवश्यक होते हैं, उन पे काम होगा और एक-एक चीज़ें वेरिफाइड होंगी कि इतना पैसा लगा और इससे ये एसेट क्रिएट हुआ। तो समस्या केवल ये है कि जो ग्राम प्रधान है, जो पंचायत सेक्रेटरी है, जो बीडीओ है, जो आपका चीफ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर है और तमाम जो ग्रामीण स्तर पर जो आपके पावर ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, सबका धंधा इसमें हो जाएगा बंद। और इसमें केंद्र सरकार जो है बहुत कड़ाई से मॉनिटरिंग भी करेगी। असली समस्या ये है, लेकिन चूंकि इनका एजेंडा 70 साल पुराना यही है कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, तो ये लोग इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं कि इस नई योजना से अब जनता को क्या लाभ मिलेगा। केवल ये बोल रहे हैं कि साहब जो है बस गांधी का नाम हटा दिया। तो ये केवल कांग्रेस की जो राजनीतिक दिवालियापन है। और मुझे याद है 80 के दशक में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो अक्सर आरोप लगाती थी विपक्ष के ऊपर, उसके पहले भी लगाती थी कि विपक्ष के पास कोई कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ये हमसे लड़ नहीं सकता, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहा है। अब आप बताइए वोट चोरी के मुद्दे पर का जो फर्जी मुद्दा है, इंडी अलायंस का एक भी दल इनके साथ नहीं आया और दिल्ली में रैली हुई और रैली में केवल वोट चोरी का नारा लगाया गया। 3 इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेकर के धमकी दी गई। ये दिखाता है कि कांग्रेस जो है राजनीतिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है। और जो आज चिदम्बरम ने बोला है, ये भी उसी का ही एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। चिदम्बरम जो है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, कम से कम वो लोकसभा में लगातार पिछले 35 साल से हैं, तो उनसे थोड़े बेहतर कमेंट की उम्मीद थी। वो ठीक है, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, आप इसकी आलोचना कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन ये भी तो बताइए कि ये जो नया बिल आया है और ये जो 2 योजनाओं का विलय कर दिया गया है, इससे ग्रामीण जनता को क्या लाभ होगा
और ये रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कोई नई बात नहीं है। ये योजनाएं 52 से चल रही है। सन 52 से आज कितने साल हो गए, आप बताइए जरा। पूरे और इनके नाम बदलते रहे हैं। नाम बदलते रहे हैं। राजीव गांधी के जमाने में इस योजना का नाम JRY था, जवाहर रोजगार योजना नाम था। इंदिरा गांधी के जमाने में इसका नाम पहले RLGP था, रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। फिर इसका नाम NREP हो गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया, फिर JRY हो गया। फिर उसके बाद अटल जी के समय इसका नाम हो गया जवाहर गृह समृद्धि योजना हो गया। तो नाम बदलते रहे हैं। योजना का स्वरूप, योजना का कैरेक्टर, योजना के उद्देश्य, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड फाइनेंशियल आउटले वही रहा है। अब जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो सारा फोकस है कि सरकार के सिस्टम को डिजिटाइज करो, जवाबदेही सुनिश्चित करो, अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, उससे परेशानी हो रही है बस। और इन्होंने जो है 2005 में जब से इन्होंने खाली एक नया काम ये किया, सन 52 से योजना चल रही थी, 2005 में इन्होंने इसका लिए कानून बना दिया। कहा हमने अधिकार दे दिया है, ये मनरेगा योजना में साल में 100 दिन का हमने एम्प्लॉयमेंट का अधिकार दे दिया है। इसकी ये लोग इसका जिक्र नहीं कर रहे कि भाई जो जो वीजी राम जी बिल आया है, वीबी राम जी, इसमें 100 दिन को बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। लेकिन बस ये गांधी 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 की हत्या, गांधी की हत्या, ये खाली ये इसको रट रहे हैं। तो इनके पास इनको ये समझ ही में नहीं आ रहा है। जो राहुल गांधी, वो जैसा एक बार भाऊ थोरसेकर कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहा है कि वो जो है मोदी तेरी खबर कूदेगी। अरे राहुल गांधी खुद 100 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे बाहर निकले। ये दे आर क्लूलेस। तो वही क्लूलेसनेस जो है चिदम्बरम के बयान में भी झलक रही है। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से पॉलिटिकल लेवल पे लड़ा कैसे जाए। ये केवल 11 साल से केवल झूठ के आधार पे पूरी इनकी पॉलिटिक्स चल रही है। और उस झूठ में इनको सफलता मिल गई पिछले लोकसभा चुनाव जून 2024 में, जो कांग्रेस की सीटें बढ़ के हो गई 99, समाजवादी पार्टी को मिल गई 37, और इंडियन अलायंस की संख्या लगभग 250 पहुंच गई, 240। उससे जो है इनको लग रहा है कि हम जो है इस सरकार को हरा सकते हैं। तो इनका जो ये झूठ पे आधारित जो विश्वमन है, मुझे नहीं लगता कि ये 2029 तक इसमें कोई अंतर आएगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल जी। सही बात आप कह रहे हैं। बाबा जी, उमर अब्दुल्ला एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में थे। वहां उन्होंने कहा कि जितनी हमें आशंका थी मोदी सरकार को लेकर के, उससे कहीं बढ़कर के मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को मदद दी है, दिल खोल करके पैसा दिया है, और वहां पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। ऐसी हमारी अपेक्षाएं नहीं थी। लेकिन उनकी सुई अटकी हुई है, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्या पूर्ण राज्य का दर्जा तब मिलेगा जब बीजेपी सत्ता में आएगी जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा कि 3 चरण बताए गए थे। पहला परिसीमन, बोला वो हो गया। दूसरा कहा गया कि चुनाव, बोला चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई। तीसरा चरण सरकार पूरी नहीं कर रही है, वादा पूरा नहीं कर रही है, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं दे रही है। तो आपके हिसाब से क्या जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए? सर, मुझे लगता है कि कश्मीर में तो चुनाव कराना ही अभी जल्दीबाजी थी, और वो यस, तो यू आर करेक्ट। पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी कि वो उनका बस चलता तो इससे भी पहले करा देते। और मुझे लगता है कि अभी ये कच्चा घड़ा है। अभी सर, जम्मू कश्मीर में स्पेशली कश्मीर घाटी के लोगों का भारत के साथ जो प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो अभी उसमें समय लगेगा। ये जो हमें जो शांति दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह सुपरफिशियल है। और भाई अभी इनको मौका मिल जाएगा तो ये खुल के लेंगे। और जो कुछ हमने वहाँ पहलगाम में देखा, वो इसकी एक सिर्फ बानगी भर है।
इनको मौका मिलते ही सर ये फिर से खुल खेलेंगे, और अभी इट विल बी टू अर्ली टू गिव देम फुल स्टेटहुड। बिल्कुल केंद्र सरकार को अपने नियंत्रण में बना के रखना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि यूटी बना के रखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही शासन वहां होना चाहिए, पूरा का पूरा केंद्र, और वहां के एक एक पैसे को, एक एक विकास कार्य को वहां पे बाकायदा मॉनिटर करने की जरूरत है। क्योंकि इनको सर सच ये है कि वहां के राजनेताओं के, वहां के इकोसिस्टम को बीसियों हजार करोड़ रुपया डकार जाते थे, और हवा तक नहीं लगने देते थे। इनका तो एक धंधा था कि एक बार वहां हड़ताल करते थे, एक बार 4-6 बार जगह पत्थरबाजी करते थे, हर तीसरे दिन हड़ताल बुलाते थे, उसके बाद दिल्ली आके बैठ जाते थे, और दिल्ली वाले उनको 1000, 2000, 4000 करोड़ का पैकेज देके तो वापस भेज देते थे, और सारा का सारा पैसा हजम कर जाते थे। उस पैसे का आज तक कांग्रेस के उस शासनकाल में, पिछले 20 साल में आज तक जम्मू कश्मीर पैसा आया और कहां गया, इसका पता ही नहीं चला सर। जम्मू कश्मीर में तो डेवलपमेंट अब पिछले 3-4-5 सालों में दिखाई देने लग गई है। बाबा जी, ये केंद्र सरकार का पैसा ही कश्मीर में आतंकवाद को फाइनेंस करने में उपयोग हो रहा था। और हाँ, उन्हीं के पैसे से ये सारा का सारा, और सर वो पैसा आधे से ज्यादा पाकिस्तान पहुंच रहा था, आधे से बाकी पैसा जो है वो विदेशों में खप रहा था। इनके बच्चे वहां विदेशों में ऐश कर रहे थे, और ये हमारा मेरा जेब से गया हुआ टैक्स पेयर मनी था। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल स्टेटहुड की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं इस चुनाव की भी जरूरत नहीं थी जी। सवाल ये भी है कि उमर अब्दुल्ला साहब को ये समझ में आ गया है कि जब तक पीओके भारत में नहीं आएगा तब तक आपको स्टेटहुड का मिलने का तो सवाल ही नहीं है, और जब वो आ जाएगा उसके बाद यूटी की अवधि और बढ़ जाएगी 25 साल। वीरेंद्र जी, आपसे सवाल ये है कि ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, ये क्या हो पाता अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस केंद्र के अधीन ना होती, गवर्नर के, उपराज्यपाल के अधीन ना होती? देखिए, पहली बात तो यहाँ पे समय कम है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के लोगों का जो नाम आया दिल्ली के रेड फोर्ट के ब्लास्ट में, उसके बाद जो क्रैकडाउन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सेंट्रल एजेंसीज ने जो किया है, ये कभी हो ही नहीं पाता जो हुआ है। और उसमें एक दुखद घटना भी हो गई कि जो एक्सप्लोसिव यहाँ पकड़े गए थे अल फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा में, वो एक श्रीनगर के एक थाने में उसमें ब्लास्ट हो गया था। उसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। और अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये बात सामने आई है कि कश्मीर के आतंक, इस्लामी जिहाद का जो इकोसिस्टम है, वो केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है। वो यूपी के सहारनपुर में भी है, वो दिल्ली में भी है, वो हरियाणा में भी है, वो मेवात में भी है, और फरीदाबाद में भी है, और भी जगह फैला हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हमने 1 महीने से उसके बारे में कोई खबर नहीं सुनी है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। बड़ा नेटवर्क, और ये नेटवर्क लखनऊ तक फैला हुआ था। लखनऊ में भी एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसका नाम है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, पुलिस वहां भी गई थी। तो अभी तो ऐसा नहीं है कि जो है सब शांत हो गया है और मामला खत्म हो गया है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, और इसके तार सीमा पार भी जुड़े हुए हैं, और बिना एक्सटर्नल असिस्टेंस के, क्योंकि जो आईएसआई जो जो सबसे बड़ा काम करती है, इस तरह के क्रिमिनल नेटवर्क्स को इंटरनेशनल नेटवर्किंग करती है, इंटरनेशनल सिंडिकेट से जोड़ती है, उससे पैसा मिलता है, उससे एक्सप्लोसिव मिलते हैं, उससे हथियार मिलते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है टेरर मॉड्यूल को खड़ा करने में, वो सारा काम करती है। और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 40 साल से हो रहा है। तो ये बहुत गंभीर बात है। और कभी भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में के लोगों का जो नाम सामने आया, कश्मीर के डॉक्टरों का नाम सामने आया, कश्मीर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के अपने जो उनको प्राइवेट जो लॉकर दिए जाते हैं,
वहां से AK-47 निकल रही है, AK-47 के कारतूस निकल रहे हैं, इसके बारे में कभी ये आपके अब्दुल्ला क्यों नहीं बोलते? आज तक उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी में और दिल्ली ब्लास्ट में जो कश्मीर के डॉक्टरों की इतने बड़े पैमाने पर सजगता पाई गई है, उसके ऊपर कभी उन्होंने कमेंट नहीं किया। बस उनको राज्य चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि आर्टिकल 370 से जो भारतीय राष्ट्र राज्य ने, इंडियन नेशनल स्टेट ने, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने जो भी गेन्स किए हैं, वो सब जो है पानी में बहा दें। हजारों लोगों की जान गई है, उसमें बड़ी संख्या में आर्मी के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के जवान अधिकारी शामिल हैं। वो सब जो है मिट्टी में मिला दें। तो ये मामला जो है देश की सुरक्षा, देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ बहुत अभिन्न मामला है। और इनको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकली इतनी इमेच्योर है कि वो इनके दबाव में आ जाएगी, और ये कोई धमकी देंगे तो मोदी जी जो इनको बुला के बात करेंगे। उनको मालूम है जो ये अब्दुल्ला का जो बयान है, ये केवल जो है पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। केवल जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं कश्मीर वैली में, जो ये मान रहे थे कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई तो हमारा जिहादी जो स्वर्णिम युग था वो बहाल हो जाएगा, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये हमारा मेयर ये जो हमारा मुख्यमंत्री है, ये तो श्रीनगर का मेयर है, श्रीनगर का एसएसपी भी इसको सलाम नहीं करता। तो तब अब उनका जो अहंकार बड़ा आहत हो रहा है। तो ये उनको सांत्वना देने के लिए अब्दुल्ला इस तरह के बयान देता रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, और आप देखिएगा अगले साल भी वो ऐसे ही बयान देता रहेगा। कुछ ना कुछ बहाना जो है बना करके इस तरह के, और मुख्यमंत्री बनने के बाद दर्जनों बार ये बात वो कह चुके। उन्होंने पहली बार नहीं कहा है कि हमें राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। बाबा जी, चलते चलते जरा इस पर भी चर्चा कर लें। ममता बनर्जी ने बूथ लेवल एजेंट्स की मीटिंग बुलाई है, और क्यों बुलाई है? क्योंकि एसआईआर का दूसरा चरण पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है। दूसरा चरण मतलब 1,71,00,000 ऐसे संदिग्ध मतदाताओं की जांच के आदेश चुनाव आयोग ने दिए हैं, जिनको वो समझता है कि कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। 58 लाख मतदाताओं के नाम वहां काटे गए हैं। 44 लाख राजस्थान के काटे गए हैं। 5 राज्यों में जहां पूरा हो गया है पहले चरण का एसआईआर का अभियान, वहां पर कुल मिलाकर के 1 करोड़ लोगों के नाम हटे हैं मतदाता सूची से। अभी 6 राज्य और बचे हैं जिनकी तारीखें बढ़ाई गई थी। उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कुल मिलाकर के 6 स्टेट हैं। तो ये पूरी संख्या जब हो जाएगी पूरे देश की, तो हम देखेंगे कि शायद 10 से 15 करोड़ मतदाता हट चुके होंगे। तो ये पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं एसआईआर होने ही नहीं दूंगी, अब अपने बूथ लेवल के एजेंट्स को बुला करके समझा रही हैं कि आपको करना क्या है। सर, मैं बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के सामने और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके सामने घुटने टेक चुकी। वो अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि अब किसी प्रकार की कोई थेथरई चल नहीं पाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा। सर, बात यह नहीं कि इलेक्शन कमीशन इतना फेयरली काम कर रहा है, इतना फेयर तरीके से। एक बात बताइए, वो बहुत सारे नाम ऐसे आए हैं जिसमें बाप का नाम मिसमैच है, तो भाई इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जांच करेगा? भाई बेटा 20 साल का है, बाप 30 साल का है, दादा 40 साल का है, इलेक्शन कमीशन क्यों जांच नहीं करेगा? तो सर 54-58 लाख की संख्या बहुत कम है। आप देख लीजिएगा, अगर सचमुच ईमानदारी से ये इलेक्टोरल रोल्स बंगाल में बनी तो 1.5 से 1.25 करोड़ नाम का हटना तय है। अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे
ममता बनर्जी उसमें गड़बड़ी कराने में कामयाब हो गई है। पर अब जो ये दूसरे चरण में सर 1 करोड़ पता नहीं कितने नाम बताए थे ना आपने अभी, जब इनकी पूरी जब गहन जांच होगी तो अभी आप देखिएगा कितने कितने बड़े बड़े ममता बनर्जी के कांड निकल के आएंगे। और सर एक बात बताऊं आपको, घबरा अखिलेश जी भी बहुत रहे हैं। हाँ, क्योंकि अखिलेश जी को भी एक बात मालूम है कि इस पूरे नाम, वो योगी जी ने बयान तो दे दिया है और अखिलेश जी उसको लेके कूद भी बहुत रहे थे, पर सच्चाई यह है सर कि असल नुकसान होना अखिलेश जी को ही है, क्योंकि अखिलेश जी की पार्टी के पास जो महारत हासिल थी फर्जी वोट डलवाने की, गुंडागर्दी से और बुर्के की आड़ में, बुर्के की आड़ में जो फर्जी वोटिंग होती थी, एक एक औरत 10-10 जगह वोट डालती थी, 10-10 बार। और सर बात ये ना, मैंने खुद अपने बूथ पे देखा है सर, आके जरा सी उन्होंने गर्मी गर्मा में बात की, नहीं हटाऊंगी बुर्का, सबने कहा अच्छा ठीक है यार जाने दो। तो सर बात यह है कि अखिलेश को पता है कि जब फर्जी नाम ही हट जाएंगे तो किसका फर्जी वोट डलवाएंगे। वोटर लिस्ट में जब नाम ही नहीं है तो उसका फर्जी वोट डलवाने के लिए कहीं वोटर लिस्ट में नाम भी तो चाहिए। वो कहते हैं कि वो जितने मृतक थे सुबह 7 बजे वोट डाल जाते थे, जब मृतक ही हट गए, डुप्लीकेट नाम हट गए, तो किसका डलवाएंगे। अरे बाबा जी, अभी असली विलाप तो तब होगा जब अगले साल अप्रैल में सेंसस शुरू होगी। ये सेंसस जो है एनआरसी का बाप होगी, आप देख लीजिएगा। और ये सब लोग दौड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट फिर सेंसस में। और अभी तो कम से कम इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, सरकार ने कहा हमसे मतलब नहीं है, लेकिन सेंसस तो गृह मंत्रालय कराएगा। और सेंसस भी 2 चरणों में होगी। वो व्यक्ति एन्यूमरेटर कागज लेके नहीं आएगा, उसके हाथ में टैबलेट होगा, वो सारा डाटा उसमें फीड करेगा और सेम डे वो सारा डाटा सेंट्रल डाटाबेस में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई उसमें मैनिपुलेशन या बाद में गड़बड़ नहीं हो। फिर वो सेकेंड फेज होगा, वेरिफिकेशन होगा। अभी तो ये लोग बहुत रोएंगे, अभी देखते रहिए। अभी तो जो है सेंसस होनी है, फिर कास्ट सेंसस होनी है, फिर जो है लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है। अभी तो ये सरकार डाटा के बेस पर जो जितनी मजबूती से काम कर रही है, अभी जो हमारा जो पिछले लोकसभा चुनाव में टोटल वोटर 97 करोड़ से अधिक थे, मालूम पड़ेगा कि 2029 में संख्या घट के 90 करोड़ के नीचे आ गई है। अभी तो देखते रहिए, अभी तो शुरुआत हुई है। सर आज एक और घटना हुई है, मैं आपकी संज्ञान में ले आऊं। आज जी वाराणसी के एक थाना क्षेत्र में जहां जहां भी झुग्गियां थी, हर एक झुग्गी में स्थानीय पुलिस के एसएचओ और डिप्टी एसपी बाकायदा माइक लेके पहुंचे और सबको बोला चलो सब इधर आओ, बताओ अपने अपने कागज लेके आओ, क्या नाम है, कैसे है। सर एक एक व्यक्ति की जांच चल रही है और वो 15,000 कैपेसिटी का जो डिटेंशन सेंटर है ना, आप बहुत जल्दी हर जिले में 15,000 की कैपेसिटी का डिटेंशन सेंटर भरा हुआ देखेंगे, भरा हुआ। अरे आज लखनऊ में यही हाल है, कानपुर में यही हाल है सर। जी, तो अच्छा आज एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें उस औरत को अपनी मां का नाम ही नहीं मालूम। वो मुसलमान है, उसके पति का नाम हिंदू है, अविनाश। बोला मां का नाम मुझे नहीं पता, बाप का नाम सिराजुल हसन। कहां के रहने वाले हो? बीरभूम के। कहां के रहने वाले हो? बारपेटा के। मां का नाम नहीं पता। बारपेटा में तो आसाम में मुस्लिम आबादी इज ओवर 75%। वो सब के सब बांग्लादेशी हैं। तो सर यूपी में डिटेंशन काफी सेंटरों में की तरफ वो सर जंगल में जब शिकारी शिकार करते हैं ना तो हांका लगाते हैं, तो एक तरफ से हल्ला मचाते हुए चलते हैं और जो शिकार होता है उसको जो है एक कोने में कॉर्नर कर दिया जाता है। सर यूपी में वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तो अखिलेश जी बहुत को अभी तो अखिलेश जी को बहुत बिलबिलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब।
आप दोनों जुड़े और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। एक निवेदन दर्शकों से जो मैं हमेशा करता हूं, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगती है तो लाइक बटन उसी समय दबा दिया करें जब आप आते हैं। इससे रीच बढ़ती है और दर्शक जुड़ जाते हैं, उनको पता लग जाता है। और अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको दबाएं, उसमें भी ऑल वाला दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाबा जी के चैनल हैं, बाबा जी की खरी खोटी और स्लो जिंदगी, उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम।